डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सभी परीक्षाओं का आज की इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लोग इस समय सामाजिक अध्ययन में पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी के जो दो परिमंडल हैं, हमने इसको 4 भागों में बांटा है। 4 परिमंडल हैं, 4 भागों में हमने बांटा है, बड़ा चैप्टर होने के कारण। तो पहला हम पढ़ा चुके थे आपको स्थलमंडल, दूसरा हमने बात की थी वायुमंडल पर, और आज हम लोग बात करेंगे जलमंडल पर। तो कितने मंडल हमने आपको बताए थे? ये पहला बताया था स्थलमंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल और चौथा है जैवमंडल। तो इसमें हम आज जलमंडल पर पहले चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, वैसे तो हम लोग इसमें प्रथम सेमेस्टर में महासागरों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने बहुत सारी बात जल की, जो पृथ्वी पर जल की जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा की थी। पुनः आज हम लोग इस पर थोड़ा और प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलमंडल पृथ्वी का वह भाग है जो भूभाग के चारों ओर पानी और बर्फ़ के रूप में चिपटा हुआ है। अर्थात जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो हमारी पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैला है। यह पूरी पृथ्वी का 7/10 भाग है और लगभग 1460 मिलियन घन किलोमीटर यानी कि 1 अरब 46 करोड़ घन किलोमीटर मात्रा में है। हमारी पृथ्वी के पूर्ण क्षेत्रफल का के 71% भाग में जल का विस्तार है। इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि महाद्वीप विशाल महासागरों में ऊपर उठे हुए द्वीप हैं। पृथ्वी के ध्रुवीय प्रदेशों में तथा पर्वतों पर जल बर्फ के रूप में पाया जाता है। जल धरातल के नीचे भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। जल वाष्प के रूप में वायुमंडल की निचली परतों में पाया जाता है। यही नहीं, पेड़ पौधे और मनुष्य समेत सभी जीव जंतु मुख्य रूप से जल से ही बने हैं। जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। पृथ्वी पर जितना जल उपलब्ध है उसका लगभग 97.2% महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों में है। 2.2% भाग बर्फ में जमा है तथा 0.6% भाग पृथ्वी के अंदर भूमिगत जल है। इस महासागरों का जो जल है वो पीने योग्य नहीं है। अगर हम इनको अगर बांटें तो हम इनको 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला वायुमंडलीय जल, दूसरा महासागरीय जल, तीसरा अंतर्द्वीपीय जल और चौथा भूमिगत जल और पांचवा है जैवमंडलीय जल। इस संपूर्ण जल का अगर हम भाग करें तो ये आपको 5 भागों में जल दिखाई देता है हमें जलमंडल के रूप में। तो पहला है हमारा जो वायुमंडलीय जल है, तो तालाबों एवं समुद्र आदि का जल सूर्य की ऊष्मा से बाष्पीकरण होकर वायुमंडल में चला जाता है। इसकी प्रक्रिया एक निश्चित सीमा तक चलती रहती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उसकी आर्द्रता को प्रदर्शित करती है। इसे अपेक्षित आर्द्रता भी कहते हैं। निश्चित ताप पर वायुमंडल में उपलब्ध जल वाष्प की वास्तविक मात्रा तथा उसी ताप पर संतृप्त अवस्था में जलवायु की मात्रा के अनुपात को सापेक्षित आर्द्रता कहते हैं। दूसरा है महासागरीय जल। संपूर्ण पृथ्वी के कुल जल का हमने आपको बताया लगभग 97% जल महासागरीय जल के रूप में विद्यमान है। यह जल 35 ग्राम प्रति किलोग्राम की लवणता का नमकीन जल खारा है। और तीसरा है अंतर्द्वीपीय जल। इसके अंतर्गत वर्षा से नदी, नालों, झीलों, तालाबों के रूप में जल व बर्फ़ की चादरों आदि का जल होता है। यह जल प्रायः मीठा होता है। और चौथा है भूमिगत जल। यह जल जो पृथ्वी के नीचे पाया जाता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। इसमें कुओं, नलकूपों व हैंडपंपों का जल सम्मिलित होता है। यह पृथ्वी के नीचे वर्षा के पानी के रिसने, बर्फ़ के पानी तथा बांध, नदी, झीलों, तालाबों आदि के नीचे शोषित होने से एकत्रित हो जाता है। और पांचवा और अंतिम इसका भाग है जैवमंडलीय जल। यह जल जीवधारियों की कोशिका
का 90% से अधिक भाग से बना होता है। इसे जीव जंतु अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता पेयजल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसे पेड़ पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित करते हैं। इसकी आवश्यकता से अधिक जल वाष्प बनकर पत्तियों के छिद्रों से वायुमंडल में मिल जाता है। तो ये आपका हो गया जल के भाग। अब अगर हम जो महासागरों पर जल है उसकी अगर बात करें, महासागरों के जल की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि हमारे विश्व में 5 महासागर, ये चित्र में आपको दिखाएं। चित्र में ये देखिए, ये जो 5 महासागर दिए गए हैं। पहला दिया गया है प्रशांत महासागर, ये आपको दिखाई दे रहा है, जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर। और इधर आप देखेंगे, इधर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रशांत महासागर है। दूसरा अटलांटिक महासागर दिखाई दे रहा है आपको। तीसरा हिंद महासागर आपको दिखाई दे रहा है। और चौथा आप दक्षिण में देखें तो ये दक्षिणी महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर या अंटार्कटिका महासागर भी इसको कहते हैं। और ऊपर आप देखेंगे ये आर्कटिक महासागर या इसको उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। अगर इसका हम विस्तार से अगर इसकी हम बात करें तो ये थोड़ा तो 5 महासागरों की हमने आपको बताया। इनके अगर क्षेत्रफल की और उसके जल की मात्रा की अगर बात करें तो प्रशांत महासागर जो है महासागरों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना प्रशांत महासागर है। पृथ्वी के क्षेत्रफल के 35.25% भाग पर यह फैला है। इसकी सर्वाधिक चौड़ाई 16,880 किलोमीटर और सर्वाधिक गहराई 11,516 मीटर। मिडनाउ द्वीप जो है उत्तर की ओर यह संकरे बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा उत्तरी ध्रुव महासागर से जुड़ा है। दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला है। इसमें कई गहरे गर्त हैं। संसार का सबसे बड़ा गर्त या सबसे गहरा गर्त मरियाना 11,022 मीटर जिसकी गहराई है, इसी महासागर में है। दूसरा जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल के हिसाब से। पृथ्वी के क्षेत्रफल के 20.9% भाग को घेरे है। इसकी औसत गहराई 3,000 मीटर एवं सर्वाधिक गहराई 8,391 फीट है। यह उत्तर में बैफिन खाड़ी, हडसन खाड़ी, पूर्व में उत्तरी सागर से दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला है। तीसरा जो अपने देश के नाम से है हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो भारत की कन्याकुमारी से दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका तक फैला है। यह पृथ्वी के कुल धरातल क्षेत्र के 14.65% भाग में है। इसकी औसत गहराई 3600 मीटर एवं सर्वाधिक गहराई 7,725 मीटर प्लेनेट द्वीप है। और चौथे द्वीप की अगर हम महासागर की अगर बात करें तो आर्कटिक महासागर। आर्कटिक सही रूप से जो महासागर नहीं है, बर्फ़ जमी होने के कारण इसमें जलपूर नहीं चल सकते हैं। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है और शीतकाल में पूर्णतया बर्फ़ से जमा रहता है और वर्ष के शेष समय में अपने ही हिम से ढका रहता है। फिर भी इसका पृथक अस्तित्व है और 1,30,00,000 वर्ग किलोमीटर से इसका क्षेत्रफल इसे महासागर कहने के लिए बाध्य करता है। और ये जो सारे जो महासागर हैं आपके पांचों, इनमें सबसे छोटा महासागर है। और 5वां महासागर है दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका भी इसको कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ महासागर विस्तार की दृष्टि से संसार का ये चौथा महासागर है। इसकी उत्तरी सीमा पर अंध महासागर, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर
प्रारंभ होते हैं। और अगर इनमें हम समय जल की मात्रा की प्रतिशत की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं, ये इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमने लिखा है प्रशांत महासागर का जो कुल जल का प्रतिशत है जो 48.3% है। अटलांटिक महासागर में 22.4% है। हिंद महासागर में 19.0% है और आर्कटिक महासागर में 1.35%। अंटार्कटिका महासागर जो दक्षिणी ध्रुव महासागर है उसमें 5.18% जल है। अब अगर हम महासागरीय नितल की रूपरेखा की बात करें या ये कहें कि महासागरीय अधा स्थल का उच्चावच, समुद्र के जो गहरे तट हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसको 5 भागों में हम बांटते हैं। पहला है महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल, और तीसरा है आपका महासागरीय मैदान, चौथा है महासागरीय कटक और पांचवा है महासागरीय गर्त। ये इसमें आपको हमने दिखाया है, ये मैप में थोड़ा आप देखें, ये इसमें देखिए, ये इस तरह से महासागरीय उच्चावच की स्थिति है। ये हमने लिख रखा है यहाँ पर महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय गर्त, ये आपको तीर सबसे गहरा दिखाई दे रहा है नीचे को। इसके बाद आप सागरीय मैदान देख रहे हैं। इसके बाद सागरीय द्वीप, सागर में ही इतनी ऊंचे होते हैं। और इसके बाद ये ढाल और निमग्न तट। अगर इनको हम डिटेल में अगर इनकी बात करें तो ये जो महासागरीय निमग्न तट हैं, ये आप थोड़ा उसमें देखें, ये दूसरे चित्र में देखें, ये जो महाद्वीपों के किनारे किनारे आप देख रहे हैं, ये सागरीय तट के समीपवर्ती भाग में या उथला क्षेत्र जो सदैव जल के नीचे डूबा रहता है, महाद्वीपीय निमग्न तट कहलाता है। यहाँ ये चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर जल छिछला होता है जिसकी गहराई 150 से 200 मीटर तक होती है। सामान्यतः इसका ढाल, इसका तट की अगर हम बात करें तो महासागरों की ओर होता है। निमग्न तट की सामान्यतः चौड़ाई 70 किलोमीटर तक होती है, परंतु कुछ निमग्न तटों की चौड़ाई कई 100 किलोमीटर से भी अधिक पाई जाती है। वास्तव में ये सागरों के ऐसे उथले क्षेत्र हैं जहाँ स्थलीय भागों से नदियों द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद का निक्षेपण होता रहता है। और अगर हम इसमें इसके बाद आता है आपका ये दूसरा महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न तट की अंतिम सीमा से ही मग्न ढाल आरंभ होता है। ये चित्र में इसमें दिखाई दे रहा है। मग्न ढाल के प्रारंभ से ही समुद्र की गहराई बढ़ जाती है। सब जगह यह ढाल एक समान नहीं होता है। ढाल का औसत 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है। पहाड़ी तटों पर ढाल का कोण 3 डिग्री और चौड़े तटीय मैदानों के सहारे 2 डिग्री देखा जाता है। आयरलैंड के समुद्र तट पर ढाल का कोण 5 डिग्री है, जबकि स्पेन के तट पर ढाल का कोण 36 डिग्री है। मग्न ढाल की गहराई सामान्यतः 200 से 3000 मीटर तक होती है। इनमें भी पहाड़ों के अनुरूप बड़े बड़े खड्डे पाए जाते हैं। कुल ढालों पर बीच बीच में पठार तथा श्रेणियाँ हैं और कुछ ढालों पर भृगु भी देखी जाती हैं। प्रायः ढालों का बाहरी सिरा समतल होता है, परंतु उनमें यंत्र तंत्र कैनियन भी देखे जाते हैं। और इसके बाद तीसरा इसमें हमने आपको दिखाया है गहरे सागरीय मैदान। गहरे सागरीय मैदान महासागरीय मैदान है। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये महाद्वीपीय मग्न ढाल के पश्चात गंभीर सागरीय मैदान आरंभ होते हैं। इनकी औसत गहराई 3000 से 6000 मीटर है। इसमें आप देख रहे हैं चित्र में ये मैदान दिखाई दे रहा है, ये इसमें देख रहे हैं महासागरीय मैदान ये दिखाई दे रहा है। और इसकी औसत गहराई 3000 से 6000 मीटर है। ये एक प्रकार के ऊंचे नीचे मैदान है, परंतु इनका ढाल क्रमिक होता है। इनका जो तल है बहुत अधिक ऊबड़ खाबड़ होता है। इस पर विस्तृत अंतः समुद्री पठार तथा लंबी आड़ी तिरछी कटकें यंत्र तंत्र मिलती हैं।
ऐसी कटकें कहीं कहीं समुद्र तल से ऊपर निकली होती हैं जो द्वीपों का निर्माण करती हैं। जापान द्वीप इसी प्रकार का कटक के ऊंचे उठे हुए भाग हैं। इनको हम अगर अलग से आपको बताएं तो ये जो महासागरीय कटक इनको भी कहते हैं। कुछ महासागरों में स्थलखंड की भांति लंबी एवं संकरी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं जिन्हें जलमग्न कटक कहा जाता है। कभी कभी इन कटकों की ऊंचाई इतनी अधिक हो जाती है कि ये सागरीय जल से ऊपर बाहर निकल आते हैं तथा द्वीप के रूप में दिखाई देते हैं। इनके अतिरिक्त महासागरीय आधा स्थल पर जलमग्न पठार तथा शंक्वाकार ज्वालामुखी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। और पांचवा तथा अंतिम जो है महासागरीय गर्त। इनकी अगर हम बात करें महासागरीय गर्तों की तो समुद्र की पेंदी में यंत्र तंत्र कई गहरे गड्ढे विद्यमान हैं जिन्हें महासागरीय गर्त कहा जाता है। ये समुद्री धरातल के सबसे गहरे भाग हैं। ये गर्त घोर अंधकार और अत्यंत ठंडे जल से पूर्ण रहते हैं। इनके जो किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं, ये इनके किनारे जो हैं खड़े ढाल होते हैं। क्षेत्रफल में ये बहुत कम है। आकार की दृष्टि से ये गर्त दो प्रकार के होते हैं, एक कम क्षेत्रफल वाले किंतु अधिक गहरे खड्ड को गर्त कहते हैं तथा लंबे खड्ड को खाई ट्रेंच कहते हैं। इन गर्तों की गहराई 6000 मीटर से 11000 मीटर के बीच पाई जाती है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में गुआम द्वीप के निकट मरियाना गर्त, इसकी गहराई है लगभग 11033 मीटर। ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। तो आज हम लोगों ने इस जलमंडल के बारे में चर्चा की। अब अगला हमारा होगा जैवमंडलीय जल, तो जैवमंडल होगा। तो जैवमंडल पर हम अगले उसमें चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।